करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और खड़गे के दौरे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने संगठन की अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है और बड़े नेताओं के दौरे से भी पार्टी की स्थिति नहीं बदलने वाली है। वहीं कांग्रेस इस दौरे को संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कवायद के तौर पर देख रही है। क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूरा ही उत्तराखंड, अपितु भाजपा ही नहीं पूरा उत्तराखंड 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसे देख रहा है, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये आते हैं और उसको। अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती है। जहां तहां पड़ी हुई है, उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र, पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। मैं एक दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में, अभी लगभग 1 वर्ष पहले। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था, कैसे चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास ये एक धरोहर है, ज्ञान की वो धरोहर जो हमारे पूर्वजों की है, हमारी ऋषि मुनियों की है। अगर हमने संभाला नहीं तो दुनिया उसकी चोरी कर देगी और फिर हमारे ही ज्ञान से हमको ही दबाने का प्रयास होगा।
ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वह भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो, रक्षाबंधन का आयोजन हो, नाग पंचमी हो या गुरु पूर्णिमा, ये सभी जितने भी हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, ये सभी पर्व और त्योहार सनातन धर्म की किसी एक विशिष्ट घटना की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती हैं और हम सबको उन आयोजनों के साथ बिना भेदभाव के साथ जुड़ करके उन भावनाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन भंगिमाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी करती हैं जिसने भारत को भारत बनाया। यह देश 1947 में आजाद हुआ, यह सच है। लेकिन यह कहना कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा अपमान भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदिकाल से भारत भारत है। एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला है। हमारे यहां जातियां अलग अलग रही होंगी, उपासना पद्धतियां अलग अलग रही होंगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग रही होंगी, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक भाव और भंगिमा के साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर के और सुदूर कन्याकुमारी तक उसी भाव भंगिमा के साथ चलता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। बीच के कालखंड में राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए, समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। ये क्षेत्रीयता के मुद्दे हों या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी ओर भारत को ले जाने के कुत्सित प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। जिस स्वाधीनता का जो भोग कर रहे हैं हम, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जातीयता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम किया। उस भाव के साथ जब भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सोचना प्रारंभ किया, तब इस रूप में भारत हम सबको देखने को मिल रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कोई श्रद्धालु जाता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या वहां देखने को मिला ऐसा। और जो भी जाता है
वहां के अद्भुत सौंदर्य से, वहां की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत होकर के आता है। और भारत की ये सीमा को भी बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला था। उत्तर में शिव हैं और सुदूर दक्षिण में, जिसे आप कन्याकुमारी कह रहे हैं, वह सती के रूप में साक्षात पार्वती के दर्शन हमें वहां होते हैं। यानी शिव का बृहद परिवार ही भारत है। भगवान शिव का यह बृहद परिवार का ही हिस्सा भारत है। और अगर भारत एक नहीं होता, अगर भारत एक नहीं होता, तो क्या आदि शंकराचार्य केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाते? ये चारों पीठ देश के 4 अलग अलग कोने में है। एक उत्तर में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है और एक दक्षिण में है। ये चारों पीठ भारत की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और भारत की उन सीमाओं के बारे में भी हमें बताती है। यानी आदिकाल से भारत